अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मूवमेंट ऑफ वाटर एंड जाइलम जिक्र करने वाले हैं कि जब वाटर जो है वो जाइलम तक पहुंच गया तो फिर जाइलम से आगे कैसे जाता है। इससे पहले हमने सेल टू सेल ट्रांसफर का जिक्र किया था कि सेल्स में से वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब होकर आता है, और अब हम बात करने वाले हैं कि जाइलम जो है वो किस तरह से वाटर को मूव कराता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को हासिल कर लेती है ज़मीन में से। ओनली 1 to 2% ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। अब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है वो सारा का सारा प्लांट्स यूज़ नहीं करे। उसमें से 1 से 2% जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस या कुछ और जो रिएक्शंस हैं या अपने सेल्स को टर्जिट करने में, यानी अपने सेल्स को फुला देने में, ये उस 1 to 2% वाटर को यूज़ कर रहे हैं। द रिमेनिंग इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स। अब 1 to 2% यूज़ हो गया, मिसाल के तौर 2% भी वाटर यूज़ हो गया। जो बाकी 98% के करीब वाटर है वो लॉस्ट हो रहा है, और वो लॉस्ट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो पार्ट्स हवा के कांटेक्ट में है, यानी कि लीव्स हो गए, उनमें से लॉस हो रहा है। और किस तरह से लॉस हो रहा है? वेपर्स यानी बुखारात की सूरत में लॉस हो रहा है। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का द ट्रांसपायरेशन। प्लांट में से पानी का लॉस होना वो भी जो है वेपर्स की सूरत में, और एरियल पार्ट्स में से, एरियल पार्ट्स में सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की सूरत में पानी लॉस हो रहा है, स्टोमेटा से पानी लॉस हो रहा है, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो है 98% वाटर को प्लांट बॉडी से रिमूव कर देता है। बिफोर ट्रांसपायरेशन वाटर इज कंडक्टेड अप टू लीव्स थ्रू जाइलम। ट्रांसपायरेशन जो है वो लीव्स से हुई है, यानी कि ट्रांसपायरेशन से पहले पानी जो है लीव्स तक पहुंचा है जाइलम के जरिए से। This upward movement of water from absorbed surfaces up to transpirating surfaces against the downward pull of the gravity is known as the ascent of sail। इस पानी का लीव्स तक पहुंचना, रूट से हासिल होकर के लीव्स तक पानी का पहुंचना, और ग्रेविटी के अगेंस्ट पहुंचना, क्योंकि ग्रेविटी पानी को नीचे पहुंचा रही होती है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट जो है पानी का ऊपर जाना, ये असेंट ऑफ सेप कहलवाता है। इसके हवाले से आगे लिखा हुआ है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। जो पानी रूट से लीव्स तक पहुंच रहा है जाइलम की मदद से, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। दीज आर ट्रांसपायरेशन पुल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। 2 चीज़ों में एक चीज़ है वो है ट्रांसपायरेशन पुल, यानी ट्रांसपायरेशन का खिंचाव, और दूसरा है वाटर की खुद की प्रॉपर्टीज़। और वाटर की खुद की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जैसे लिखा हुआ है एडिशन एंड कोहेसिव। एडिशन जो है वाटर को जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जाइलम के, उनके साथ जोड़ के रखेगी, और कोहेसिव प्रॉपर्टी वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखेगी। तो लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू एडजस्ट टू सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स। जाइलम के अंदर जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो जुड़ेंगे वो एडिशन फोर्स के साथ में जुड़ेंगे। और लिखा हुआ है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर गिव राइज टू प्रॉपर्टी ऑफ कोहेशन। क्योंकि वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरह से कोहेशन फोर्स जनरेट होती है। इट आल्सो गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफाइंड एज एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स। और इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन जो है डेवलप हो जाती है, जिस वजह से वो जो है पुलिंग फोर्स को, यानी ग्रेविटी वाली जो फोर्स है जो उनको नीचे लेके जा रही है, वो उसको रेजिस्ट कर लेती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन जाइलम वेसल फॉर्म अ कंटिन्यूस कॉलम। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम के ज़रिए से जा रहे हैं वो एक कंटिन्यूस कॉलम बनाकर जा रहे हैं, यानी कि एक लंबी कतार में वो मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कह रहे हैं। वो किस तरह से, यहाँ एक तस्वीर में हम देखते हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई गई हैं एक प्लांट के हवाले से। एक तो है उसका रूट वाला हिस्सा, फिर उसके बाद रूट से पानी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा जाइलम के थ्रू ट्रेवल करेगा, फिर वो पहुँचेगा लीव्स में से, जहाँ से होगा ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पहले हो रही है एब्जॉर्प्शन, फिर हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट, और फिर हो रहा है ट्रांसपायरेशन। अब आप देखेंगे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक चेन बनाकर आपस में ये जुड़े हुए हैं और आ गए लीव्स के पास। लीव्स में स्टोमेटा मौजूद है जहाँ से पानी लॉस होगा। तो आप देखेंगे अगर पानी लॉस होगा, अगर पानी का एक कतरा भी लॉस हो रहा है
तो दूसरा कतरा उसको रिप्लेस कर रहा है, फिर उसको रिप्लेस एक और कतरा कर रहा है, फिर एक और कतरा उसको रिप्लेस कर रहा है, और इस तरह से नए जो वाटर जो है वो हासिल हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी कि अगर एक कतरा भी लॉस होगा उसकी जगह पर एक और कतरा ले लेगा। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन की वजह से, पानी के लॉस होने की वजह से एक और कतरा खींचा चला आएगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर का जो है दोबारा से हासिल हो जाना, जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये जो है पूरा ट्रांसपायरेशन पुल कहलवा रहा होता है। तो यहाँ इसी ट्रांसपायरेशन पुल के बाद से लिखा हुआ है, ट्रांसपायरेशन पुल रिजल्ट्स चेन ऑफ इवेंट दैट स्टार्ट्स व्हेन लीव्स बिगिन टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन इन द मॉर्निंग। जब जो सूरज की रेडिएशन आएगी सुबह के टाइम पे, तो वो लीव्स पर जाकर गिरेंगी। सनलाइट राइजेस टेम्परेचर ऑफ द लीव्स, टेम्परेचर जो है वो ऊपर हो जाएगा। सो द वाटर बिगिंस टू एवापोरेट फ्रॉम द मॉइस्ट वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स। लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके जो दीवारें हैं उनमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। The evaporated water is immediately replaced from the water inside the cells, which is replaced with water from neighboring cells deeper in the leaf. तो लीव्स में से अगर वाटर लॉस हुआ है तो वही वाटर जो है दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली वाटर इज पुल्ड फ्रॉम जाइलम टू मीट द लॉस ऑफ द वाटर। तो जितना वाटर लॉस हो रहा है जाइलम के जरिए से वो खींचा जा रहा है। Thus, water in xylem is placed under tension which is transmitted to root through the vessels. और फिर जाइलम का पानी अगर कम हो रहा है तो फिर वो रूट में से हासिल हो रहा है। This downward transmission of tension is because of cohesive property of water columns in vessels and trickles. अब जो ये नीचे से पानी हासिल हो रहा है और ये वाटर की वही कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है, और ये कोहेसिव प्रॉपर्टी वाटर की जो है ये पूरी तरह से मौजूद है इन जाइलम और वेसल्स के अंदर भी। जाइलम और वेसल्स में ही ये प्रॉपर्टी जनरेट हो चुकी है जिस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। वाटर कॉलम मूव्स अपवर्ड बाय मास फ्लो ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल। अब ये वाटर के जो कॉलम है, ये वाटर की जो कतारें हैं पूरी, अब ये जो है एक बड़ी सी तादाद में मूव करते हैं जिससे ही ट्रांसपायरेशन पुल होता है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स। और जाइलम की जो सेल्स हैं उनके पास जो सेल्यूलोज है उसके साथ में वाटर की जो है वो एडिशन फोर्स जुड़ी हुई है, यानी कि वो भी हाइड्रोफिलिक है तो वाटर उनके साथ जुड़ा हुआ है। स्मॉल डायमीटर ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकर्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ओवरकमिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जाइलम और के अंदर जो सेल्स हैं, जो वेसल्स और ट्रैकर्स हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डायमीटर के अंदर छोटी होती है, तो इस वजह से भी जो है ग्रेविटी की जो फोर्स है उसको हल्का सा रोका जा सकता है। क्योंकि जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकर्स की अगर वॉल्स ज़्यादा बड़ी होती तो ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स उनको जो है वो नीचे पहुंचा रही होती, क्योंकि अभी स्मॉल सरफेस एरिया है तो उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम से चिपक सकते हैं। टू ट्रांसफर वाटर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट डू नॉट यूज दिस मेटाबॉलिक एनर्जी। तो वाटर को जब ऊपर तक ले जा रहा है तो इसके लिए कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ फोर्सेस यूज़ हो रही हैं जिनको हमने एडिशन और कोहेसिव फोर्सेस यूज़ कहा। एंड एवापोरेटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। एडिशन और कोहेसिव के अलावा जो एवापोरेटिंग इफेक्ट है, वाटर का लॉस होना है, वो भी अहम फैक्टर है जो वाटर को ऊपर तक लेके जा रहा है। अगर वाटर जो है लार्ज डिस्टेंस तक ऊपर आ रहे हैं तो ये ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, अगर स्मॉल डिस्टेंस से ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए एक और हमारे पास थ्योरी है जो कि रूट प्रेशर थ्योरी कहलवाती है, यानी कि रूट अपने से एक प्रेशर जनरेट करती है जो वाटर को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। अब हम इन स्टोमेटा के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा ज़रूरी होते हैं वाटर को लॉस कराने के अंदर। लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इवन वाइडनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द गैप बिटवीन द गार्ड सेल्स डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा दरअसल ओपनिंग होती हैं जो गार्ड सेल्स के बीच में मौजूद होती हैं। अगर गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो ये स्टोमेटा ओपन होंगे। ओपन होने का मतलब ये है कि ये जो स्पेस है गार्ड सेल्स के बीच में, ये स्पेस अगर नैरो हो रही, तंग हो रही, तो ये स्टोमेटा बंद है। लेकिन अगर वाइड हो रही है स्पेस, ज़्यादा खुल रही है ये स्पेस, तो स्टोमेटा जो है ओपन हो रहे हैं। विच इज़ ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल्स। और ये जो है किस तरह से इंक्रीज हो सकती है, इनकी जो गैप है ये किस तरह से ज़्यादा हो सकता है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। द चेंज इन वाटर पोटेंशियल दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक चेंजेस काजेज वाटर टू मूव इन और आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। अगर मिसाल के तौर पर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से वाटर जो है वो मूव करेगा। इफ़ वाटर मूव्स इन द गार्ड सेल्स द सेल्स एक्सपेंड। अगर वाटर गार्ड सेल में आ रहा है सेल्स फूल जाएंगे, बिकम टर्जिड। इफ़ वाटर मूव्स आउट सेल बिकम फ्लैसिड। और अगर वाटर चला गया तो सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। यहाँ ये जो सेल्स हैं ये टर्जिड दिखाए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर वाटर दाखिल हो चुका है, और यहाँ इस तस्वीर में जो सेल्स हैं वो फ्लैसिड दिखाए हुए हैं क्योंकि इनमें से वाटर लॉस हो चुका है।
तो जब ये सेल फ्लैसिड हो जाते हैं गार्ड सेल्स, ओपनिंग बीच वाली बंद हो जाती है, यानी हम कहेंगे स्टोमेटा क्लोज्ड। और अगर इनमें वाटर दाखिल हो गया, ये सेल्स टर्जिड हो गए, ओपनिंग बीच में क्रिएट हो गई, तो हम कहेंगे ये जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड हैं और स्टोमेटा इनकी ओपन है। तो लिखा हुआ है गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए, मुरझा गए, स्टोमेटा क्लोज हो गए। To affect this movement of water and exchange must takes place between the guard cells and surrounding mesophyll and epidermal cells. अब स्टोमेटा फ्लैसिड हो चुके, स्टोमेटा बंद हो चुके हैं। अब अगर स्टोमेटा को दोबारा से खोलना है तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी, और वाटर की मूवमेंट होगी यानी कि वाटर दाखिल हो जाएगा बराबर वाले सेल्स में से। बराबर वाले कौन से सेल्स मौजूद होंगे, मेसोफिल सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे। वहाँ से वाटर जो है आना शुरू हो जाएगा, और वाटर जब वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं एपिडर्मल सेल्स से, वहाँ से वाटर अगर आना शुरू हो गया इन सेल्स के अंदर, तो फिर ये दोबारा से खुल सकते हैं। जब सनलाइट आती है तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाने से क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्यूट बढ़ जाएगा, क्योंकि फूड के अंदर ग्लूकोज है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट बढ़ गया, वाटर यहाँ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा होता है वाटर वहाँ आता है। उसी तरह से पोटेशियम के आयंस भी आएंगे, पोटेशियम के आयंस जो है वो भी सॉल्यूट का काम करेंगे, वाटर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा से ये सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाएंगे और इनके बीच में एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस पूरे टॉपिक के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिल्म के अंदर मूवमेंट का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।